नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पूरे कर्नाटक के चुनाव को अपने नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का दिया है करारा जवाब। दोस्तों बताएंगे आपको, कांग्रेस पार्टी चला रही है पे सीएम कराई पीएम नाम से अभियान। दोस्तों क्या है पूरा अभियान, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में भाजपा के नेता पैसे देकर लोगों को बुला रहे हैं। दोस्तों विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग ने मामला दर्ज कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले विजयपुरा के बीजेपी के एमएलए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त राजनीति चली है। दोस्तों बताएंगे आपको पूरी तरीके से चुनाव हारना लगभग तय कर दिया गया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को झटका दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। और इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर उठाए हैं कई सारे सवाल। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहना कि बार बार मुझे कांग्रेस के लोग गाली देकर अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता ने फिर से एक ऐसी बात कह दी है जिस पर जोरदार तरीके से फिर राजनीति गर्म हो गई है। दोस्तों और दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन में पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत, होने वाला है लंबा आंदोलन। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों और छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है। सबसे बड़े आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा बयान साफ तौर पर इस बात के संकेत हैं कि राज्य के अंदर परिवर्तन की हवा चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव की शुरुआत के साथ ही अपने बयानों में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको बार बार अपमानित कर रही है, उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 91 बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे गाली दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं बयानों पर कांग्रेस पार्टी अब जबरदस्त कैंपेन शुरू कर रही है। दोस्तों एक और कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पे सीएम कहकर पुकारा है, यानी 40% कमीशन लेने वाली सरकार का हेड बताते हुए सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया था पे सीएम नाम से। और अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दोस्तों एक और पोस्टर तैयार किया गया है जिसमें लिखा गया है कराई पीएम, यानी ऐसे प्रधानमंत्री जो रो रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ये चुनाव उनका चुनाव हो, कर्नाटक के लोगों का चुनाव ना हो। विकास की बात करने की जगह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही है, उनको राहुल गांधी से सीखना चाहिए जो सच्चाई के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सच्चाई के लिए गाली तो कोई बड़ी बात नहीं, गोली भी खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ में रहेंगे। राहुल गांधी से उन्हें सीखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। प्रियंका गांधी के इसी बयान पर भाजपा का कोई नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने क्राई पीएम नाम से मुहिम चलाई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसा बांट रहे हैं। भाजपा के अधिवेशन में अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए पैसे बांटे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। कुर्ची विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी पी राजीव समेत 2 लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग ने मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को कुदाची विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे बीजेपी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। और इस दौरान दोस्तों जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्हें पैसा देकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लाया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने विधायक पी राजीव और उसके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों तो कुल मिलाकर एक बीजेपी के नेता पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई कि वो अपने विरोधी दल के नेता को फोन करके धमकियां दे रहा है कि आप चुनाव मत लड़िए, नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। और अब बीजेपी के नेता जो कैंडिडेट भी है उन पर आरोप लगा है कि वो पैसा बांटकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटा रहे हैं। आप लोग बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विजयपुरा के एमएलए की मुश्किलें बढ़ने वाली है। विजयपुरा के एमएलए को तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब कांग्रेस पार्टी ने विजयपुरा के अंदर जेडीएस के कैंडिडेट बंदे नवाज महाबरी को अपने समर्थन में ले लिया। यानी बंदे नवाज महाबरी ने ऐलान किया कि वो जेडीएस की ओर से टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। दरअसल दोस्तों महाबरी ने कहा कि मैं विजयपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यतनाल को चुनाव हराइए। दरअसल दोस्तों 2018 के चुनाव में विजयपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बसन गौड़ा पाटिल यतनाल को 76,308 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल हमीद मुर्सिफ को 69,895 वोट मिले थे। जेडीएस कैंडिडेट को 2,000 के आसपास वोट मिला था। यानी भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पर मात्र 6,000 के वोट के अंतर से चुनाव जीत गया था दोस्तों। और इसीलिए जेडीएस उम्मीदवार को बिठाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव चला है। देखते हैं इससे कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। साथ साथ दोस्तों बेलगावी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई और मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा, बल्कि एनसीपी के नेता उत्तम आर पाटिल ने मुश्किलें बढ़ा
बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों शशिकला जोले जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार है, उनकी नींद उड़ने वाली है। एनसीपी के नेता उत्तम पाटिल ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। दोस्तों इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। आपको बता दें कि 10 साल से बीजेपी का यहाँ पर कैंडिडेट है जो चुनाव जीता आया है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी काफी ज्यादा माहौल है। साथ साथ दोस्तों चोट से उभरे कांग्रेस पार्टी के नेता परमेश्वरन ने ऐलान किया है कि जहां पर उनको पत्थर मारा गया वहीं से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जी परमेश्वर को शुक्रवार को एक रैली के दौरान चोट लग गई थी, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया था। इस मामले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया है और ऐलान कर दिया है कि फिर से वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे जहां पर उन्हें पत्थर मारा गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक नए जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मैदान में उतरने वाले हैं। साथ प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से दिए गए इस बयान पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कह दीजिए देश के खिलाड़ी को न्याय देने की शुरुआत करिए, आपकी हामी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है दोस्तों, जिस पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी छठी गारंटी दे दी है। कांग्रेस पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए करने का वादा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों आज प्रियंका गांधी पूरे कर्नाटक के अंदर कम से कम 4 बड़े कार्यक्रम करेंगी। 12 बजे उनकी जनसभा मांड्या में होने वाली है। शाम 4 बजे रोड शो करती हुई चिंतामढ़ी में दिखाई देंगी। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास उनका रोड शो होसाकोटे में होने वाला है और 7:15 बजे के आसपास शाम को सीवी रमन नगर के अंदर उनका रोड शो होने वाला है। यानी रैली के साथ साथ रोड शो पर भी अतिरिक्त फोकस किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच कांग्रेस पार्टी बना सके। साथ साथ दोस्तों चन्नपटना में प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया है जिसके बाद बीजेपी पर सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों बीते मार्च में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपद्रवी शीटर फाइटर रवि के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। कर्नाटक कांग्रेस इकाई ने उपद्रवियों को प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने की अनुमति देने के लिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस पार्टी ने अब प्रधानमंत्री मोदी की एक और तस्वीर शेयर की है दोस्तों, जिसमें मुद्दू कृष्ण उर्फ मुड्डू नाम का एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर रहा है। आपको बता दें कि इस पर दोहरे हत्याकांड का आरोप भी लगा हुआ है। उसने चन्नपट्टनम में आयोजित बीजेपी के अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की इस व्यक्ति के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा के लोग चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर गिर जाएंगे कि इतने गंभीर मामले में आरोपी इस व्यक्ति को बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के सामने प्रमोट करेंगे, सम्मानित करवाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कर्नाटक के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बार बार कहना कि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ऐसी बात कही है दोस्तों जिस पर राजनीति तेज हो गई। प्रियंक खड़गे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कलबुर्गी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप सब डरिए मत, बंजारा कम्युनिटी का एक बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, अगर बेटा नालायक होगा तो कोई क्या करेगा, बैठेगा तो घर कैसे चलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा करते हुए ये टिप्पणी की गई है दोस्तों, नालायक बेटा बताया गया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर और जम्मू के अंदर अपनी अलग पार्टी बनाकर वहाँ कांग्रेस पार्टी के सारे समर्थकों को अपने साथ में ले आएंगे और कई सारे लोग चले भी गए, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर में सारे नेता गुलाम नबी आजाद के साथ गए तो थे, लेकिन ज्यादातर नेता वापस आ गए हैं और अब गुलाम नबी आजाद ऐसा लगता है कि मात्र इकलौते नेता बचे हुए हैं। दरअसल दोस्तों एक और सोशल मीडिया पर रिजिग्नेशन का लेटर तैर रहा है जिसमें गुलाम नबी आजाद से कहते हुए हाजी अब्दुल राशिद और एक्स एमएलए ने पार्टी छोड़ दी है। साथ साथ एचडी कुमारस्वामी ने बी टीम कहे जाने वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस पार्टी से उल्टा सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लिंगायत समुदाय से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। कुमारस्वामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम बताते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम देश के लोगों और कन्नडिगा की टीम है। उन्होंने कहा कि वो लिंगायत समुदाय से किसी को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आम जनता को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी लिंगायत समुदाय से किसी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाने जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों लिंगायत समुदाय की राजनीति लगातार जारी है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर अजान की आवाज सुनते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण को बीच में रोका और जब तक अजान खत्म नहीं हुई तब तक वह भाषण नहीं दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की है। दोस्तों रायपुर में बीजेपी के पूर्व नेता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी के छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े बड़े सपनों को चकनाचूर कर दिया है। रायपुर में बीजेपी के पूर्व नेता नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के
के नेता भूपेश बघेल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साई के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर भूपेश बघेल ने फेसबुक पोस्ट पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जुड़ा हाथ से हाथ मिला आपका साथ रोसे के साथ जारी है। आदिवासियों के हित की बात, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार जारी है। साई के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी काफी खुश हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश दफ्तर राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में साई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। दोस्तों इस मौके पर साई ने कांग्रेस पार्टी सदस्यता का फॉर्म भरा और मुख्यमंत्री ने उन्हें सूत की माला पहनाई है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। साई ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। साई ने रविवार को राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह पर अपने इस्तीफे का कारण बताया है। उन्होंने दावा किया था कि उनके सहयोगी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे तथा उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके से आने वाले साई वर्षों से बीजेपी के प्रमुख आदिवासी चेहरा रहे हैं। वह पहली बार वर्ष 1977 में अविभाजित राज्य मध्य प्रदेश के तकरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के जीते थे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में उनका काफी दबदबा है। दोस्तों वह 1989, 1996 और 2004 में रायगढ़ में लोकसभा सदस्य और 2009-2010 में राज्यसभा सदस्य चुनकर आए थे। साई 2003 से लेकर 2005 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1997 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख रह चुके हैं। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। साई 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय राजनीति करने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं दोस्तों। और बीजेपी के लिए अब तक का ये सबसे तगड़ा झटका छत्तीसगढ़ के अंदर है, जहां पर बीजेपी अपने चुनाव प्रचार प्रसार से राज्य के होने वाले चुनाव में एक नई रणनीति के साथ आगे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणनीति बनाती लेकिन धरातल पर असली खेला तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 6 मई को कमलनाथ भी उन्हें पार्टी की औपचारिक तौर पर सदस्यता दिलवा देंगे। दोस्तों साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह चुनाव एक बड़े संकेत होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता से कई तरीके से टैक्स वसूलती है, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं देती। स्मार्ट सिटी के नाम पर इसने यानी बीजेपी की सरकार ने धोखा किया है। प्रदेश में हो रहे नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जगह जगह जाकर रैली रोड शो करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राकेश टिकैत पहलवानों के धरने में शामिल होंगे। लोग बोले अब आपकी ही कमी थी, आप भी आ जाइए। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पदक जीतकर जिन्होंने देशों से लेकर विदेशों तक भारत का तिरंगा फहराया और देश का गौरव और ज्यादा बढ़ाया, देश के लोगों के गौरव की अनुभूति को और आगे बढ़ाया, वो आज मान और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस न्याय की लड़ाई में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। आज यानी 2 मई 2023 को जंतर मंतर पर पहुंचने का ऐलान करते हुए राकेश टिकैत ने ये बात कही। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह प्रियंका गांधी को चुनौती देते हुए कह रहा है कि मैं प्रियंका गांधी को चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे। कुल मिलाकर दोस्तों लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि जेल से लड़ोगे क्या चुनाव, यानी भाजपा का नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बावजूद उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम है दोस्तों। और यही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है सांसद का, जो कहता है कि प्रधानमंत्री अगर कहेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो ही इस्तीफा दूंगा। और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। महाराष्ट्र के अंदर एपीएमसी मंडी के चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच आपसी मतभेद और ज्यादा बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल के बयान पर उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिसे राजनीति करनी है वो करे, जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा ही करेंगे। विपक्ष में सीएम पद के लिए होड़ की शुरुआत हो गई है। महाविकास अघाड़ी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उन्हें पता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने से क्या होता है। जैसा एपीएमसी के समिति में इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, वैसा ही लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट भी हो सकता है। साथ साथ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस पार्टी और बजरंग पूनिया का हाथ बताया है। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मीडिया के दम पर प्रसिद्धि पाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं 2 कौड़ी के टीवी पर बने रहने के लिए विवादित बयान नहीं देता। कुल मिलाकर दोस्तों न्यूज चैनल वालों को 2 कौड़ी का बता रहे हैं शायद बाबा जी, और यही बड़ा कारण है कि अब लोग
लोग गोदी मीडिया के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इन्हीं को दिखाया करते थे, ये आपको 2 कौड़ी का बता रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सका है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर जारी अटकलों के बीच कई तरीके की बयानबाजी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश नायक ने तस्वीर शेयर की है दीपक जोशी के साथ में, जिसके बाद इन चर्चाओं को और ज्यादा तेजी मिल गई है। दोस्तों देखते हैं कैसा रहेगा पूरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अगला अभियान। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ के पाटन में कथित बजरंग दल के सदस्यों ने प्रार्थना में जुटे ईसाइयों पर हमला बोल दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन स्थित एक घर में रविवार को प्रार्थना कर रहे ईसाई समुदाय के लोगों पर बजरंग दल के सदस्यों ने जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों को जाने दिया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ साथ दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर एबी न्यूज से बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा अगर 60% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ला रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा कि उनके ऊपर 40 मुकदमे हैं और उन मुकदमों के पीछे किस किस का हाथ है ये ब्रजभूषण को बताना चाहिए। कभी बोलते हैं कि उनके पीछे एक बाबा है, फिर बोलते हैं कि उसके पीछे एक जाति विशेष की लॉबी है, फिर कहते हैं कि बजरंग पूनिया है, फिर कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। अब वह किसी एक बात पर टिके तो उन्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। अपना नाम लेने पर दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि उन्होंने मेरा नाम इसलिए लिया क्योंकि वे जानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा महिलाओं के लिए हमेशा से डटकर खड़ा रहता है, उनके न्याय की बात करता है। अगर उनको लगता है कि इसी तरह से नाम लेकर हम अपनी बच्चियों का साथ नहीं देंगे तो ये संभव ही नहीं है। वो देश की बच्चियां हैं। उन्होंने मेरा नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं एक खास प्रदेश से हूँ, एक खास जाति से हूँ, तो इनका नाम लेकर मुद्दे को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा आनंद मोहन को छोड़ा गया क्योंकि उनकी बिरादरी उनके साथ खड़ी थी। मुसलमानों की कोई ताकत नहीं, इसलिए उन्हें पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है। अगर सियासी ताकत होती तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि गोली मारकर चले जाते। अतीक अहमद के हत्या के मामले और बिहार में हाल फिलहाल में छोड़े गए पूर्व सांसद आनंद मोहन के मामले को जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों मन की बात पर ट्वीट करने वाले आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रमुख पर नया केस दर्ज किया गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई थी। इस पर गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रमुख इसुदान गढ़वी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को करवाने के लिए एक एपिसोड का खर्चा 8 करोड़ 30 लाख रुपए लगता है और कार्यक्रम 100 एपिसोड हो चुके हैं तो 830 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि वही इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख इसुदान गढ़वी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और पीआईबी ने दावा किया कि इसुदान गढ़वी की ओर से जो बातें कही गई है ये तथ्यात्मक तौर पर गलत है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए दोस्तों मामला भी दर्ज कर दिया गया है। साथ द केरला स्टोरी नाम से आ रही मूवी को लेकर संघ परिवार और लेफ्ट पार्टियों के बीच में लगातार संघर्ष जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि द केरला स्टोरी को लेकर विजयन ने कहा कि फिल्म का केंद्रीय विषय लव जिहाद एक साजिश है जिसे जांच एजेंसियां, अदालत और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी खारिज कर दिया था, लेकिन इस पर फिल्में बनाई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों द केरला स्टोरी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। साथ आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर आम आदमी पार्टी बोली, कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह और जेपी नड्डा कहेंगे तो भी इस्तीफा दे दूंगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। ये खुद कह रहे हैं कि ये इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी जी इसे बचाने में लगे हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बयान के बाद किरकिरी तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रजभूषण इस्तीफा देने को तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कह क्यों नहीं रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तटीय कर्नाटका के क्षेत्र में चुनाव प्रचार को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोस्टल कर्नाटका वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और तमाम ओपिनियन पोल में भी दावा किया गया है कि कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र के अंदर बीजेपी को भारी फायदा पहुंचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में क्यों प्रचार कर रही है जहां पर उसकी स्थिति पहले से अच्छी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि शराब और रुपये का ये नंगा नाच लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रहा है। गुंडागर्दी और दबंगई से बीजेपी के लोग वोट खरीद रहे हैं, हथिया रहे हैं। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भांति आंखों पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण देख रहा है। ये न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि अत्यंत निंदनीय है। शर्म करे चुनाव आयोग। साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सपा के नेता अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं दी है। 10 मई को स्वार का उपचुनाव होने वाला है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि उपचुनाव के नतीजे हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वार उपचुनाव को लेकर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फिलहाल अब्दुल्ला आजम को दोष सिद्ध पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, राजद्रोह कानून पर क्या रोक लगनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र की सरकार चर्चा कर रही है कि क्या निर्णय लेना है, आप इस पर कोई निर्णय अभी मत लीजिए। वहीं पर बिहार के बाद अब उड़ीसा के अंदर भी ओबीसी का सर्वे शुरू हो गया है। बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है उड़ीसा, जहां पर ओबीसी समाज के लोगों की काउंटिंग की जा रही है। उड़ीसा में ओबीसी सर्वे की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 27 मई तक चलने वाला है ये पूरा प्रक्रिया। साथ साथ दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि शादी ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। वहीं पर दिल्ली के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह को आज पुलिस बुला सकती है पूरे मामले पर पूछताछ करने के लिए, और अगर सही से जवाब नहीं देगा और सबूत में छेड़खानी करने का कोई मामला सामने आएगा तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, आनंद मोहन की रिहाई पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास पहुंचा है पूरा मामला। उन्होंने सुनवाई करने के लिए 8 तारीख का समय दिया है। देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है। क्या आनंद मोहन को वापस से जेल भेजा जाएगा या कोई और फैसला लिया जाएगा? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े इस दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।